हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आपको पता होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर हमको पढ़ना है किसी भी फलन का प्रतिलोम और अवयव का प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपके इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं अवयव का प्रतिलोम। अवयव का प्रतिलोम, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। अब मैं यहां पर एक आपको फंक्शन देता हूं और आपको इसमें बताना है। तो अब देखिए मैंने यहां फंक्शन दिया, इसको दे दिया ए और इसको दे दिया बी और यहां लिख दिया ए बी सी डी, यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस एलिमेंट का रिलेशन इससे कर देता हूं, इसका रिलेशन इससे कर देता हूं, इसका इससे और इसका भी इससे। अब आप सबसे पहले इसको देख के बताइए ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन अर्थात फलन की जो डेफिनेशन होती है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाए और लेक्चर नंबर 1 और 2 देखने के बाद लेक्चर नंबर 3 देखें। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन थी, फलन की जो डेफिनेशन थी, उसकी डेफिनेशन ये थी कि प्रांत के जितने भी एलिमेंट हो उनका एक यूनिक प्रतिबिंब जो होता है वो किसमें होना चाहिए, सप्रांत में होना चाहिए। ठीक है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज का होनी चाहिए बी में, लेकिन जो इमेज होती है वो यूनिक अद्वितीय होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो हम देखें ए का जो इमेज है कितनी है, ओनली एक, मतलब यूनिक है। बी की जो इमेज है कितनी है, ओनली 2। ठीक, सी की जो इमेज है ओनली 4, एक ही इमेज है ना, और डी की इमेज कितनी है 4, मतलब नंबर ऑफ इमेज जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिक। तो इसकी इमेज एक है, इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी एक है, और जितने एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए। तो हमारा फलन है। तो फलन की डेफिनेशन में आपको बार बार बताते रहूंगा तो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो फलन की डेफिनेशन तो आपको आ गई। अब क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं कि फलन कहां से कहां तक है, ए से बी में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ए के लिए वो जो 1 है वो क्या होगा, ए का प्रतिबिंब। ये 1 क्या होगा, ए का प्रतिबिंब। मैं सिर्फ इस वाली लाइन पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी देखिए 1 क्या होगा, ए का प्रतिबिंब। क्या बताना चाहता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। पीछे वाला जो था आगे वाले का प्रतिबिंब होता है। अगर मैं इसी को उल्टा लिखता हूं तो उल्टा लिखने पर क्या हो जाएगा, ये जो होगा ए वो 1 का क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब। ये मैं आपको पहले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। और जो पूर्व प्रतिबिंब होता है वही आपके क्या होता है, प्रतिलोम अवयव होता है। बस कुछ भी नया नहीं है, इसी को क्या बोलेंगे हम, प्रतिलोम। ठीक है, तो प्रतिलोम में समझ में आया। अब जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन, आपको यही क्वेश्चन है और मैंने आपसे पूछा इसमें आप बताइए 2 का प्रतिलोम अवयव बताइए। ठीक है, मैंने आपको इसमें क्वेश्चन दे दिया 2 का प्रतिलोम अवयव बताना है। तो प्रतिलोम अवयव में क्या होता है, पीछे से आगे देखना पड़ता है। तो पीछे क्या है, 2 का प्रतिलोम अवयव कौन है, बी। तो ऐसा लिखते हैं मैं एफ इनवर्स 2। इसका मतलब 2 का जो प्रतिलोम है वो कितना है, कितना है, बी। आया स्टूडेंट समझ में। अगर आप नॉर्मली अगर इसको ऐसा लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं बी का आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एफ बी का आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अभी हमने ये लिखा तो ये तो क्या होता है कि यहाँ प्रांत लिखने पर क्या आ जाता है, परिसर आ जाता है जो सप्रांत का समुच्चय होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो वो प्रतिलोम अवयव को डिनोट करता है। और देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में आपको दे दिया 4 का प्रतिलोम। ठीक है, 4 का प्रतिलोम अवयव बताइए। तो आप देखिए 4 का प्रतिलोम अवयव क्या है। अब 4 के 2 प्रतिलोम अवयव, एक तो सी और एक और डी। तो किसी क्वेश्चन के 2 आंसर भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां लिख देते हैं एफ इनवर्स 4 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, सी और
डी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको समझ में, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं फलन प्रतिलोम, फलन का प्रतिलोम। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रतिलोम फलन या फलन का प्रतिलोम। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, प्रतिलोम फलन, या वो क्या जाएगा हमारे फलन का प्रतिलोम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको जो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, वो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें, आपको पता चलेगा प्रतिलोम फलन क्या होता है ना, और कैसे निकाला जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है चेक करने की। तो ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, मैं सबसे पहला काम करता हूं, यहां पर कुछ फंक्शंस लेते हैं। ठीक है, वही फंक्शन है, ए टू बी ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं हम ए बी सी डी, और यहां ले रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे में बहुत सारी कंडीशन बना के आपको समझाऊंगा। आई एम श्योर आपको प्रतिलोम फलन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, सारा पता चल जाएगा। बस आप वीडियो को मेरे साथ में देखते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, यहां लिख देते हैं ए बी सी डी, और यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। मैं एक और कंडीशन लेता हूं, यहां ले लेता हूं, आपको दिख रहा है कंडीशन नंबर 3, यहां पर ले लिया ए बी सी डी, और यहां पर ओनली मैंने लिए 1 2 3 4। ठीक है, मैंने आपके सामने 3 कंडीशन ली। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूं, इसका रिलेशन मैंने इससे दे दिया, इसका इससे दे दिया, इसका इससे दे दिया, और इसका इससे दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, मैं खाली आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स। मतलब अगर ये आपके कैपिटल ए वाला सेट है और ये बी वाला है, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, वो बी वाला आगे आ जाएगा और ए वाला पीछे चला जाएगा। आया आपको समझ में क्या कहना चाहता हूं? तो आप देखिए, इसका प्रतिलोम आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बी क्या जाना चाहिए आगे और ए क्या होना चाहिए पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसको ए और बी की वैल्यूज लिख देते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5, और यहां पर ए बी सी डी। और आप देखेंगे 1 का रिलेशन किससे था, ए से, 2 का किससे था, 2 का था हमारे सी से, और 3 का था बी और डी से, 3 का था बी और डी से। तो हमने इसका प्रतिलोम उधर निकाल लिया। अब इसका भी निकाल लेते हैं, तो एक बार सबका लिख देते हैं, फिर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसको बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही है, और यहां आप देखोगे तो यहां पर ए बी सी डी। अब देखिए, इसके अंदर क्या करते हैं, इसका रिलेशन में इससे दे देता हूं, इसका इससे दे देता हूं, इसका इससे दे देता हूं, और इसका इससे दे देता हूं। ठीक है, तो आप देखिए, मैं इधर बना देता हूं इसका रिवर्स, 1 का किससे, ए से, 2 का किससे, बी से, 3 का किससे, डी से, और लास्ट वाले का 4 से। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लास्ट वाली इसमें कंडीशन देते हैं, 1 का इससे, इससे, ये इससे, और ये इससे। 1 2 3 4 ए बी सी डी। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, ये सारे तो फंक्शन है, ठीक है, आप इनको देखिए ध्यान से कि इसका एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज बन रही है, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। लेकिन जो प्रतिलोम है वो फंक्शन है या नहीं है, आप चेक करिए। तो आप देखिए, ये फंक्शन है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी तो इमेज है, 1 की इमेज कितनी है, ए, बी की इमेज कितनी, सी, लेकिन 3 की इमेज कितनी आ गई, 2, तो यूनिक रही नहीं, और 4 और 5 की तो इमेज ही नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है ना। इसको चेक कीजिए, आपको दिख रहा होगा 1 की इमेज कितनी है, यूनिक है, 2 की इमेज यूनिक है, सी की इमेज यूनिक है, लेकिन 3 की इमेज यूनिक, 4 की यूनिक, लेकिन 5 की तो इमेज ही नहीं है। अब जब किसी एलिमेंट की अगर इमेज ही नहीं रहे, या प्रतिबिंब कह सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होता है, फलन नहीं होता है। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला देखिए, 1 की इमेज भी है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है, और सारी जो इमेज है वो यूनिक है, अद्वितीय है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपके क्या है,
फंक्शन है। तो आप देखेंगे इसका प्रतिलोम विद्यमान है क्या? नहीं है। आपका जो पहला मैंने ये मान लो क्वेश्चन दिया, आपने इसका प्रतिलोम निकाला, जो एग्जिस्ट करता है क्या, विद्यमान है क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया फंक्शन नहीं बन रहा है। सेकंड वाला एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। लास्ट वाला देखेंगे एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप लास्ट वाले से देखेंगे कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे ये कंडीशन क्या होती है। आप देखेंगे सबका रिलेशन 1-1 से, तो इसका मतलब आपके जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन है ना, वो तो आंसर है। तो जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए 1-1 ही होना चाहिए। पहला तो 1-1 ही, मतलब 1-1 रिलेशन, देखिए 1-1 रिलेशन। और देखिए आप ना, तो इधर तो एक भी एलिमेंट छूटता नहीं फंक्शन में, हालांकि इधर भी एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो एक भी एलिमेंट अगर नहीं छूटता है तो क्या होता है, पूरा पूरा ढका हुआ। मैंने बताया था क्या कहते हैं उसको हम, आच्छादक। तो इसका मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे सामने आ रही है, मैं लिख देता हूं उसको, किसी फलन का प्रतिलोम, किसी फलन का प्रतिलोम फलन तभी विद्यमान होगा जब दिया गया फलन एक ही आच्छादक हो, एक ही आच्छादक हो। जैसे कि इसके लिए लास्ट वाला एग्जांपल, ठीक है। ये सारे हमारे पास गिवन है, दिए गए फलन है। आप देखेंगे ये मैंने प्रतिलोम 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 निकाल लिया, लेकिन ये दोनों क्रॉस हो रहे तो मतलब ये प्रतिलोम फलन नहीं हो सकते हैं। तो प्रतिलोम फलन कौन सा हो सकता है? ओनली लास्ट वाला, और लास्ट वाला क्या है? एक ही आच्छादक। तो हमने इन सारों को देखते हुए यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाल दिया। तो आप इसको नोट करें, और आई एम श्योर इसके बाद कभी भी आप प्रतिलोम फलन क्या होते हैं किसको भी अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो आप आईआईटी की तैयारी कर सकते हो, ना एनडीए की तैयारी कर सकते हो। तो आपको अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है 12th बेस पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे तो आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी कर सकेंगे। तो आप इसको नोट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं प्रतिलोम फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझे, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक ही क्या आच्छादक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, A B C D, यहाँ पे लिख दिया A और यहाँ पर B। एक ही क्या आच्छादक, एक ही क्या आच्छादक मतलब प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो ये अगर आपका फलन क्या है, F है, तो इसका जो F इनवर्स होगा उसमें क्या हो जाएगा, आपके B आगे आ जाएगा और A पीछे चला जाएगा। ये हो जाएगा A B C D, और ये 1 2 3 4। आप देखेंगे सबका रिलेशन सबसे, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, आप देखिए F के लिए जो आपके प्रांत है वो क्या है, F का प्रांत। बताइए F का प्रांत क्या है? मैंने बताया था जो आगे होता है वो क्या होता है, हमारे पास प्रांत होता है। तो F का प्रांत क्या है? B। आप देखेंगे F का सह प्रांत क्या है? सप्रांत और परिसर वैसे सेम तो नहीं होते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपके दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि अच्छा देखिए। तो आप देखेंगे सप्रांत कौन है, बी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें प्रांत तो ए और परिसर बी, यहां पर परिसर और सप्रांत के सेम है। अब आप यहां पर देखिए एफ के लिए, एफ इनवर्स का प्रांत, बताइए प्रांत कौन होता, आगे वाला, तो प्रांत कौन हुआ यहां पर, बी। और एफ इनवर्स का सप्रांत या परिसर, सप्रांत परिसर, सप्रांत को बोलते हैं इंग्लिश में कोडोमेन, और परिसर को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहां ध्यान से देखते तो आपको पता चल रहा होगा कि एफ का जो प्रांत है, एफ का प्रांत वो आपकी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का परिसर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, आगे अलग पीछे चला जाएगा। तो जो प्रांत है वो क्या बन गया, परिसर, और जो परिसर है वो क्या बन गया, प्रांत। तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। तो ये मैं आपको समझा रहा था, रिजल्ट में यहां लिख देता हूं कि एफ का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, एफ इनवर्स का परिसर, ठीक। और एफ का जो परिसर होता है वो क्या होता है, एफ इनवर्स का प्रांत होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट करें, क्योंकि इन छोटे छोटे रिजल्ट जो है इनसे ही आपके कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। और अभी जो आरबीएससी में बोर्ड में जाते हैं वो तो मैं आपको कराऊंगा।
तो इसको नोट करें आप एक बार पूरा। तो स्टूडेंट्स मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम पढ़ते हैं। तो आप देखिए एफ आर टू आर में आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है। आप देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 आपके पास गिवन है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट जो है वो आपको प्रूव करना है कि इसका एफ इनवर्स विद्यमान है, ठीक है। सेकंड क्या करना है आपको, एफ इनवर्स का सूत्र मतलब एफ इनवर्स फाइंड करना है। थर्ड आपको एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सेकंड जो है वो क्या हो गया हमारा प्रतिलोम फलन, और लास्ट वाला जो क्या अवयव के प्रतिलोम हो गए। तो हम फाइंड करें। अब मैंने आपको कंडीशन बताई कि एफ इनवर्स कब विद्यमान होगा, जब फंक्शन क्या हो, एक एक की आच्छादक हो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल गया हमें एक एक की आच्छादक प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करें, एक एक की प्रूव करें, ठीक है। अब एक एक की प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि आपको किस तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, किस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा कि आपके एक एक की प्रूव हो जाए। तो इधर मैं स्टेप्स लिखता जाता हूं। आपको एक एक की अगर प्रूव करना है तो यहां फर्स्ट आप क्या करेंगे, जिस भी फलन को एक एक की प्रूव करना है उसके प्रांत में 2 एलिमेंट एज्यूम करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो हम फलन एफ के प्रांत में 2 अवयव मानेंगे। आइए समझ में, आप क्या करेंगे, 2 अवयव मानेंगे। तो हमने जो है पहली स्टेप लिखी उसके अकॉर्डिंग हम इधर फॉलो करते जाते हैं। अब आप बताइए ये फंक्शन है, प्रांत कौन होता है, आगे वाला। तो आर प्रांत कौन है, यहां पर आर है। कभी ए हो सकता है, कभी बी हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, 2 एलिमेंट्स मानने हैं। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे मैंने 2 एलिमेंट्स क्या माना, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब बहुत सारी बुक्स में या कोई टीचर्स कराता है तो वो ए बी की जगह x1 x2 भी एज्यूम कर लेता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको कोई भी 2 एलिमेंट मानने हैं, x1 x2 मानो या ए बी मानो, ठीक है। अब मैंने ए बी मान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लेते। आपको क्या करना है, ये किसे मानना है, प्रांत में मानना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्रांत में मानने के बाद आपको क्या करना है, आपको एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लिखना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगी हमारी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी निकलना है। अगर आप दोनों को इज इक्वल लिख रहे हो, ठीक है, इक्वल टू लिख दिया, आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। दोनों स्टेप को कैसे भी करके सोल्व करते जाएंगे। अगर लास्ट में ए इज इक्वल टू बी आ जाता है तो इसका मतलब आपके क्या होगा, अतः फलन, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टेप लिख दिया, आपको क्या क्या करना है तो आप बिल्कुल मेरे साथ में देखिए। फर्स्ट स्टेप मैंने लिख दिए, सेकंड मैंने लिख दिए। मैंने आपको बताया दोनों को इक्वल कर देना है और इनको सोल्व करना है। आपके क्या आना चाहिए, लास्ट में ए इज इक्वल टू बी आता है तो एक एक ही है, और नहीं आता है तो एक एक ही नहीं है। तो आप पहले तो क्वेश्चन को पढ़े, आपको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो 100% एक एक ही आएगा। तो आप यहां पर एफ की डेफिनेशन लगाओ। एफ की डेफिनेशन क्या है, ये यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आ जाएगा। अभी यहाँ ए है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 और ये बी क्यूब माइनस 3, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा -3 से -3 कट रहा है और क्या बचा, ए क्यूब बराबर बी क्यूब। फिर आपको ये दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर पावर इवन नहीं है, इवन के अलावा कुछ है, सम नहीं है, मतलब सम के अलावा कुछ है, जैसे विषम हो या फ्रैक्शन में होता है, इसी कंडीशन में क्या होती है, पावर से पावर कट के ए इज इक्वल टू बी आ जाता है। तो आप देखिए एफ इक्वल टू एफ बी लेके चले, लास्ट में ए इक्वल टू बी आ गया ना, ये लेके चले, ये आ गया। तो अतः हमारा जो फलन है वो क्या है, एक ही है। तो स्टूडेंट्स अब तो कभी एक ही करना नहीं भूलोगे। तो एक ही किस तरीके से करना, हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट करें, फिर हम क्या करेंगे, आच्छादक प्रूव करेंगे, ठीक। अब हम करेंगे आच्छादक प्रूव करना। आच्छादक का जो कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से प्रूव करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत टिपिकल लगता है आच्छादक प्रूव करना, है ना। तो आप देखिए आच्छादक किस तरीके से करना। अब पहले तो मैं बता देता हूं आच्छादक का मतलब आपके सामने क्या हुआ।
जैसे कोई भी फंक्शन है ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। आपको ये पता होगा कि आच्छादक या फलन, ठीक है, आच्छादक फलन और फलन की बात अलग अलग करते, पहले डिस्कस करते हैं फलन में। आप फलन के बारे में सोचेंगे तो फलन की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आगे वाले में तो कभी भी कोई नहीं छूटता है, किससे न किससे उसका रिलेशन होगा, ठीक है। आगे वाले में कभी भी कोई छूटता है क्या? नहीं छूटता। अगर वो छूट रहा है तो फलन ही नहीं है, तो आगे वाले में तो कभी कुछ नहीं छूटता। पीछे वाले में छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है ना। आच्छादक की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? सारे के सारे क्या होना चाहिए? रिलेशन वाले होना चाहिए। जो छूट रहा है जिसको क्या करें, हटा देते हैं, या रखो ही मत, या रखते हो तो वो आच्छादक नहीं है। तो समझ गए ना आच्छादक मतलब क्या हुआ। अब आच्छादक फलन चेक करना है तो आच्छादक फलन के हिसाब से जितने भी पीछे एलिमेंट है सबके लिए आगे क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। ये आच्छादक की डेफिनेशन होती है। तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले में कोई एलिमेंट एज्यूम कर लेते, पीछे वाले में एलिमेंट ए एज्यूम कर लेते, ठीक है। पीछे क्या है? सप्रांत। तो माना ए बिलोंग्स टू आर, आर कौन सा? पीछे वाला, सप्रांत, ठीक है। पीछे वाले के लिए करना है, उसके आगे आपको उसका पूर्व प्रतिबिंब एज्यूम करना है, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि बी का, ए का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो बी है। तो माना ए बिलोंग्स टू आर का पूर्व प्रतिबिंब, बताइए पूर्व प्रतिबिंब क्या माना आपने? बी। माना बी बिलोंग्स टू आर, ये ध्यान रखना आर आर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी आर और वहां पर भी आर, यहां लिख देते हैं प्रांत, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, अब किस प्रकार है देखिए अब इधर आपको पता है कि अगर आप एफ के अंदर यहां पर क्या लिखेंगे? प्रांत लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा? सप्रांत अर्थात परिसर, ठीक है। तो आपको पता है बी, सॉरी ए के लिए उल्टा लिख दिया। अब देखेंगे ए के लिए, ए का पूर्व प्रतिबिंब बी है, मतलब बी का प्रतिबिंब कौन होगा? ए होगा, बी का प्रतिबिंब ए होगा। अब आपको क्या करना है, ये दो लाइन तो हर जगह सेम आएगी। अब आपको ए बी, यहां बी है तो यहां क्या आएगा? आपको इससे निकालेंगे बी की वैल्यू। देखिए बी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस 3, बी इज इक्वल टू पावर 1/3। अब आपको पता है आगे तो क्या चल रहा है हमारा? बी वाले एलिमेंट है ना, पीछे क्या चल रहे हैं? ए वाले एलिमेंट। आपको क्या करना है, आगे वाले का जो रिलेशन होता है वो तो पीछे सबसे होता है, लेकिन पीछे वाले का सबसे है या नहीं ये चेक करना है, अपने को सबसे प्रूव करना है, तभी तो अच्छा तक होगा। तो आप देखिए मैं ए की यहां कोई भी वैल्यू लिखता हूं, बी की वैल्यू आएगी। अगर मैं ए की वैल्यू A1 लिखूं तो बी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, A2 लिखूं तो भी बी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यहां पर ए की कोई अदर वैल्यू लिखूं तो भी आपकी बी की वैल्यू आएगी, ठीक है। ए की 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिखिए, बी की वैल्यू कोई ना कोई आएगी। मतलब पीछे जितने भी एलिमेंट है सबके लिए क्या है? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। और पीछे वाले एलिमेंट के लिए अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होते हैं सबके लिए, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या होता है? आच्छादक होता है। क्या आगे तो कभी भी कोई नहीं छूटता है, और इधर सबका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसका मतलब पीछे भी कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो पीछे भी कुछ भी नहीं छूट रहा है, इसका मतलब हम लिख देते हैं अतः फलन, या आप थोड़ा बड़ा लिखना चाहे तो ऐसा लिखो, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर सहप्रांत, ठीक है, सहप्रांत के लिए बी बिलोंग्स टू आर प्रांत विद्यमान है। मतलब ये है कि आपके सहप्रांत के किसी भी अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो अब आप लिख सकते हैं अतः हमारा जो फलन है वो आच्छादक है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन एक ही के हमने प्रूव कर लिया, आच्छादक प्रूव कर लिया, तो अब हम क्या लिखते हैं? अतः हमारा जो फलन है वो एक ही के आच्छादक है, और एक ही के आच्छादक होने का मतलब एफ इनवर्स विद्यमान है। तो हम लिख देते हैं इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान है, या लिख देते हैं चूंकि फलन एक की आच्छादक
है तो आपका फलन जो है, इसलिए फलन का एफ इनवर्स विद्यमान है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप ये ध्यान रखना है, आपके टाइम ज्यादा लगने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें क्वेश्चन आने चाहिए और एग्जाम में जो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अगर एक चैप्टर को जल्दी खत्म कर लेते हैं, मान लो 2 दिन में आपने चैप्टर खत्म कर लिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं आया तो वो चैप्टर वापस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसी चैप्टर को आप 2 दिन की जगह 3 दिन लगाओ, लेकिन एक बार में अच्छा करो कि नेक्स्ट बार पढ़ना तो पड़ेगा आपको, लेकिन नेक्स्ट बार में क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार आप इस आच्छादक को नोट करें, इसके बाद में हम एफ इनवर्स फाइंड करते हैं और क्वेश्चन नंबर इसका 3rd भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एफ इनवर्स फाइंड। ठीक है, किस तरीके से करेंगे एफ इनवर्स को हम, आपको पता है अगर आपके एफ आर टू आर था तो अब एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स आपका हो जाएगा वो भी आर टू आर। आपकी ये वाला आर आगे और ये वाला आर क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, आपको क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ इनवर्स मतलब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आंसर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ये मान लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, एफ उधर जाएगा क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। ठीक है, एफ उधर जाके ये वाला एफ इनवर्स हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब आप यहां डेफिनेशन लगाओगे एफ की, आप देखेंगे ध्यान से एफ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वाई क्यूब माइनस 3। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +3 और यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 3 की पावर 1/3। अब आप देखिए y आपने किसको एज्यूम किया था, एफ इनवर्स x को, तो मैं y की जगह लिख देता हूं एफ इनवर्स x, तो आप देखेंगे आपके आंसर आ चुका है। एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या है, ये है। तो आसानी से कर सकते हो ना एफ इनवर्स x फाइंड। तो किस तरीके से करना है, तो आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको याद रखना है कि जो भी आपके पहले प्रांत और परिसर थे वो उल्टे हो जाएंगे, तो वो आपके एफ इनवर्स आर टू आर में डिफाइंड है। आपको एफ इनवर्स x इक्वल टू वाई मानना है, एफ को उधर भेजना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, लास्ट में जो y की वैल्यू आएगी उस y की जगह एफ इनवर्स x लिखना है, ये आपके फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब करते हैं हम 3rd। देखो 3rd करना तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए एफ इनवर्स x कितना है 24, मतलब आपको x की जगह क्या लिखना है 24, तो मैं लिख देता हूं x इक्वल टू 24 रखने पर। देखो x इक्वल टू 24 अगर मैं लिखता हूं तो आप यहां ध्यान से देखेंगे 24 लिखना है, सॉरी यहां आ जाएगा आपका 24 प्लस 3, 24 प्लस 3 की पावर 1/3, ये हो जाएगा हमारा 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 क्या होता है 3। ठीक है, इस तरीके से आप 5 के लिए कर सकते हो, x इक्वल टू 5 पुट करना, यह हो जाएगा 5 और 3 8, 8 की पावर 1/3 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें और इस क्वेश्चन को करें। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, सी एक सेट दे रखा है। सेट मतलब क्या होता है समुच्चय, और आपको दो फंक्शन दे रखे, एफ ए टू बी एफ एक्स और जी बी टू सी जी एक्स। और आपके क्वेश्चन क्या है, आपको जी ओ एफ का इनवर्स, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को क्रमित युग्म के रूप में फाइंड कीजिए। किसके क्रमित युग्म के रूप में, मतलब ऐसे वो जो कल बताया था मैंने, आंसर ऐसे पेयर पेयर की फॉर्म में लिखना है आपको, है ना। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से करना है। अब अगर आपको जब भी पेयर की फॉर्म में आंसर लिखना हो तो आपको अगर GOF का इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले आप क्या करेंगे, ओनली GOF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। आपको पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो अगर जिसका इनवर्स करना हो पहले क्या करो, GOF फाइंड कर लो। अब GOF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम ध्यान से देखें। आप क्या देखेंगे, आपके एफ का जो है वो ए से बी में डिफाइंड है। आप यहां देखेंगे आपका जी जो है वो बी से सी में डिफाइंड है। तो आप बताइए GOF जो होगा वो किससे किस में डिफाइंड होगा। तो आप देखिए आइडिया लगाओ, क्योंकि हमने कल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। मैं इधर साइड बताता हूं। देखिए GOF यहां x, ठीक है।
आप यहां देखोगे, आप जो पुट करोगे, सिर्फ इसको मैं छुपा देता हूं, क्या बचा, एफ एक्स। मैंने बताया था अंदर जो पुट करते हो वो प्रांत से पुट करते हो, तो आप पुट क्या करोगे, एफ के प्रांत से। एफ का प्रांत क्या है, ए। तो हमारा फाइनली जो हम इस पूरे में पुट करेंगे वो कहां से पुट करेंगे, ए से। जैसे आप यहां ए से पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्स, और एफ एक्स का जो आंसर आएगा वो कहां से आएगा, बी से। तो आप देखोगे ये फाइनली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आप ध्यान से देखेंगे जी के अंदर हम किससे पुट करेंगे, जी के अंदर हम पुट करेंगे बी से। देखिए बी से पुट कर रहे हैं और आंसर क्या आएगा, सी। ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बन गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं जी ओ एफ। तो बताइए जी ओ एफ कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है जी ओ एफ फाइंड करने के लिए आपको एक्स लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा जी, एफ एक्स लिखना पड़ेगा। आपको यहां क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बताइए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये 2x प्लस 1। अब ये तो हमने जी एफ एक्स की वैल्यू लिख दी। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज यहां करेंगे। तो जी एक्स तो स्क्वायर माइनस 2, तो जो यहां है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या आ गया, एफ ओ जी ओ एफ आ गया। अब आपको क्या करना है, जी ओ एफ इनवर्स किसके रूप में, क्रमित युग्म के रूप में फाइंड करना है। मेन क्वेश्चन हमारा क्रमित युग्म में। तो आप क्या करोगे, जी ओ एफ भी क्रमित युग्म में निकालोगे। तो आप आगे क्वेश्चन इधर करते हैं। आपको ध्यान है, हमें जो जी ओ एफ में पुट करना है एक्स, वो किससे पुट करना है, ए से। ए क्या है, 1 2 3 4। तो एक बार तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1, एक बार एक्स की जगह 2, एक बार 3 और एक बार 4। आप ये सब पुट करें तो आप देखेंगे जी ओ एफ 1 की वैल्यू आएगी, जी ओ एफ 2 की वैल्यू आएगी, जी ओ एफ 3 की वैल्यू और जी ओ एफ 4 की वैल्यू। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज हम निकालते हैं। तो वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें। जैसे हम यहां पर 1 पुट करते हैं, यहां पुट करेंगे 1 इंटू 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 कहे तो 7। फिर क्या करेंगे, हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करते तो 2 दूनी 4, 4 और 5 बचेंगे 25, 25 में 2 गए तो 23। यहां 3 पुट करते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 3 49, 49 में 2 गए तो 47। लास्ट वाले को सोल्व कर लेना, 7 9 आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे आपके जीओएफ का जो फाइनल आंसर आ रहा है, क्योंकि हमें क्रमिक युग्म में चाहिए, मेन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जीओएफ का आंसर क्या है, 1 रखने पर कितना आया, 7, 2 रखने पर कितना आया, 3 रखने पर कितना आया और 4 रखने पर कितना आया। अब मैंने आपको आज जो स्टार्ट किया था लेक्चर, उस समय बताया था कि आपको किसी का भी इनवर्स निकालना हो तो प्रांत और परिसर क्या हो जाता है, आपस में जगह बदल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे जीओएफ का जो इनवर्स आएगा वो आपके क्या आएगा, ये 7 1 आगे पीछे हो जाएंगे, ये आगे पीछे हो जाएंगे, ये आगे पीछे हो जाएंगे और ये भी आगे पीछे हो गए। ठीक है, तो आपके ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आगे ना क्रमिक रूप में आंसर, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से समझना है। आप इसको नोट करें, फिर हम ये सेकंड वाला करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। देखिए ऐसा अगर यह होल इनवर्स हो तो क्या कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से हमने क्या कर लेंगे, लेकिन यह इनवर्स अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, मैं आपको साइड में एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस तरीके से इसको करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। यहां क्या करेंगे आप, जी इनवर्स एक्स की वैल्यू लिख देंगे, बाहर एफ इनवर्स लग रहा है, क्वेश्चन कर लेंगे। आपको क्वेश्चन देख के आइडिया होगा, पहले क्या करना है, आपको जी इनवर्स एक्स फाइंड करना है और एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो हम कर लेते हैं। तो आप देखिए आपके एफ क्या है, ए टू बी है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में 2x प्लस 1। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ x की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू जाएगी a में से आएगी, a क्या है 1 2 3 4। आप जैसे ही 1 रखते हो तो f1 की वैल्यू आएगी, 2 रखने पर किसकी, f2 की वैल्यू आएगी, 3 रखने पर किसकी आएगी, f3 की वैल्यू आएगी, 4 रखने पर f4 की वैल्यू आएगी। ये सारी वैल्यूज हम लिख देते हैं। 1 इंटू 2 2 2 और 1 ये 3 आएगा, यहां पर आप देखेंगे 5 आएगा, यहां पर 7 आएगा और यहां पर 9 आएगा। तो आपके जो f x है, या सिर्फ f लिख देते हैं,
एफ की जो वैल्यूज है क्रमिक युग्म के रूप में वो क्या आ रही है, सॉरी 1 3 2 5 3 7 और 4 9। तो आप ये ध्यान से देखें तो एफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा, एफ यूनिवर्स हो जाएगा हमारे 3 1 5 2 7 3 और 9 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपके साथ एफ यूनिवर्स हो गया। अब इसी तरीके से आप क्या निकालें, जी यूनिवर्स निकालें। तो जी यूनिवर्स निकाल देते हैं इधर। तो जी यूनिवर्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा जी किससे किस में डिफाइंड है, तो देखते हैं बी से सी में डिफाइंड है, बी से सी में डिफाइंड है। जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप करेंगे, हमें पता है ये एक्स किससे रख सकते हैं, बी से, प्रांत से। बी का है ये रहा, तो हम एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं एक्स की जगह 3 5 7 और 9। आप सारी वैल्यूज रखें और देखिए बताएं G3 की वैल्यू कितनी आएगी, G5 की कितनी आएगी, G7 की कितनी आएगी और G9 की कितनी आएगी। ठीक है, तो आप बताइए 3 रखने पर कितना आएगा, देखो 3 3 9 9 में 2 7, यहां देखोगे आप 23, यहां देखोगे 47, यहां देखोगे 79। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आएगा। तो आप बिल्कुल यहां देखते हैं तो आपके पास जी जो आएगा वो आएगा 3 7 5 23, यहां आएगा 7 47 और यहां आएगा 9 79। तो आप यहां देखते हैं तो जी इनवर्स क्या हो जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो अब ये तो हो गया हमारे पास जी यूनिवर्स। अब हम क्या करें, एफ यूनिवर्स आ गया, जी यूनिवर्स आ गया। अब आपका मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करें, फिर हम ये करते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब देखिए लास्ट जो हमारे पास बचा है इसको किस तरीके से निकालें। तो पहले तो आप देखेंगे, इधर मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप यहां देखेंगे जी यूनिवर्स का जो आपके वो प्रांत है वो क्या होगा। ठीक है, हमें लिखना भूल गए, लेकिन आप ध्यान से देखें कि जी का अगर बी से सी है तो इसका मतलब जी यूनिवर्स का क्या होगा, जी यूनिवर्स होगा सी का सी से बी। ठीक है, तो आप जो यहां पुट करोगे वो पुट किसे करेंगे, जी यूनिवर्स के प्रांत से, मतलब सी से पुट करोगे, आंसर क्या आएगा बी। तो आपके क्या हो जाएगा, एफ यूनिवर्स बी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अब आप देखेंगे एफ यूनिवर्स का प्रांत क्या है, तो आप यहां देखिए एफ यूनिवर्स का जो प्रांत है वो बी से सी हो जाएगा, सॉरी बी से ए हो जाएगा। अगर आप यहां पुट करते तो फाइनली आंसर क्या आएगा, ए। तो आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि एफ यूनिवर्स ओ जी यूनिवर्स जो है वो हमारे कहां से कहां तक है, हम पुट कहां से कर रहे हैं, सी से, और लास्ट जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये निकालना नहीं आएगा तो आपके कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्लियर नहीं है, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो वीडियो को शुरू से देखें और कल वाली वीडियोस को भी देखें। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। अब क्या करेंगे, आपको पता है वैल्यूज क्या क्या लिखते हैं, सी की वैल्यू क्या है 7 2 3 और यहाँ पे 47 और यहाँ पे 79। तो हम यहां पर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स पहले क्या फाइंड करें, 7 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या फाइंड करें, पहले 7 फाइंड कर लेते हैं और एक बार फाइंड कर लेते हैं हम 7 के बाद में। ठीक है, इस तरीके से हम चारों फाइंड करते हैं और जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। तो आप देखिए इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जी इनवर्स, बाहर क्या है एफ इनवर्स, यहां आएगा जी इनवर्स 7, फिर आप देखिए जी इनवर्स 7 की वैल्यू 7 रखने पर आंसर कितना आएगा 3, फिर एफ इनवर्स की वैल्यू 3 रखने पर आंसर कितना आएगा, आया ना स्टूडेंट समझ में। अब हम निकालते हैं 23, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता होगा जी इनवर्स में 23 रखने पर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके एफ इनवर्स 5, एफ इनवर्स में 5 रखने पर आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 23 हो गया, लास्ट ये बचा।
ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो आप देखेंगे एफ इनवर्स 47, सो जी इनवर्स 47 की वैल्यू 7, तो यहां क्या आ गया आपके 7। आप देखिए एफ इनवर्स में 7 की वैल्यू क्या आ रही है, एफ इनवर्स में 3 आ रही है क्या, ठीक है, मैंने मिटा दिया, आप देख सकते हैं वो क्या आ रहा है। लास्ट एक को निकाल लेते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 79, और आप इसको देखेंगे तो ये आएगा हमारे जी इनवर्स 79, और आप देखेंगे जी इनवर्स 79 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, और आप यहां ध्यान से देखेंगे यहां 9 के लिए कितना आंसर आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आपके लास्ट फाइनल जो आंसर है वो हम यहां लिख देते हैं, आंसर क्या आ रहा है, तो फाइनल आ रहा है आपके एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू, पेयर की फॉर्म में लिखना था, तो आप देखेंगे 7 रखने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सेकंड आप देखते हैं तो 23 रखने पर 2 आ रहा है। थर्ड देखते हैं आप तो, और लास्ट देखते हैं आप तो, ठीक है। तो ये देखो आप क्रमिक युग्म के रूप में फाइंड हो गया, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल समझ के करना है कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। इससे टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास नहीं आएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में एफ R2R है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2 है। आपको क्या करना है, एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं है इसका पता लगाना है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अपने को आगे क्वेश्चन नहीं करना है। तो आप देखिए एफ इनवर्स विद्यमान है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक अच्छा तक चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, एक एक की। अब आप बताइए एक एक की प्रूव करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 2 एलिमेंट एज्यूम करना, याद आ रहा है आपको। तो 2 एलिमेंट मान लेते हैं हम ए एंड बी। किससे मानना है आपको, आगे। आगे क्या होता है, प्रांत। प्रांत क्या है, आर। तो आप देखिए इससे क्या हो जाएगा आपके एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। फिर आप यहां देखेंगे ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 2, और ये हो जाएगा कॉस बी प्लस 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। गलत क्या है सही क्या है बता रहा हूं, कंपेयर कर लेते हैं और यहां से 2 से 2 और ए इक्वल टू बी और क्वेश्चन कर देते हैं सही, लेकिन वो गलत है। कोसाइन कोट टेन इन कंडीशंस में अगर आपके रेंज R2R है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में कि cos x इज इक्वल टू cos y, और आपके ये जो x और y ये क्या है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y होता है, ठीक है। हमारा जो है इंटरवल है ना R2R, ये जो प्रांत है R, सिर्फ प्रांत की बात होती है, ये प्रांत डिफाइन करता है कि आपके क्वेश्चन एक ही होगा या अच्छा दो का होगा। तो आपको पता है यहाँ पर जो हमारा एक्स वाई क्या है, आर में है, और जब आर में हो तो क्या होगा, एक्स की काम कौन कर रहा है, ए प्लस 2 बराबर 2n पाई प्लस माइनस बी प्लस 2। मुझे इस क्वेश्चन को आप देख के बताइए, ये 2 से 2 हम काट भी देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि ए इक्वल टू बी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो अतः एक एक ही नहीं है। अब एक एक ही नहीं है तो अच्छा से चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो लिख देते हैं एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो आप इसको नोट करें एक बार, इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, वो करना, फिर कल हम 1.3 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए लास्ट आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 फंक्शन है, दोनों को एक एक अच्छा तक चेक करना है, उसके बाद में एफ इनवर्स निकालना है। और यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 7 में एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो, तो हमको चेक करना है विद्यमान है या नहीं है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू ये। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या तरीका आर, तो यहां पर जो हमारा प्रांत और परिसर है वो अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। परिमित हो, जैसे परिमित है ना, तो परिमित है, ऐसी कंडीशन में आप एक ही के अच्छा तक चेक करने के लिए कोई रूल नहीं लगाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, एफ निकालोगे, तो एफ का जो आंसर आएगा आपके इस टाइप से आएगा, है ना। और एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये वाले अपना आपस में जगह चेंज कर लेंगे, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, और यहां पर आपके ये जो आता है आप इसको देख सकते हो एक एक अच्छा जगह,
तो आप देखोगे इसका रिलेशन एक के साथ, इसका एक के साथ, इसका एक के साथ, इसका एक के साथ, इस तरीके से देख के एक ही के आंसर का पता लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही के आंसर तक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एफ निकालोगे, आपके जो एफ आएगा आपको एक ही के आंसर तक अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आप इन क्वेश्चंस को करें। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप ऐड है पूछ सकते हैं, और अगर कोई ऐड नहीं है तो इंस्टाग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी उस पर पूछ सकता है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स कल हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।